अस्सलाम वालेकुम। आज ही ये जो है हमारा सप्लीमेंट्री बजट ये प्रेज़ेंट किया गया है, टेबल किया गया है हमारी पार्लियामेंट में बाय फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार। सो मैं बस अभी इसी से ही ज़रा रीड थ्रू कर रहा था मैं इसको। और जो कुछ चीज़ें वगैरह मैं पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर करता हूँ आप सबसे। और कुछ एक दो बातें भी हैं एट द एंड, जिनके साथ फिर हम ये वीडियो जो है कंक्लूड करेंगे। चले थोड़ी सी पहले ज़रा जो सप्लीमेंट्री बजट आया है इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा इसमें चेंजेस क्या आई हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, वो तकरीबन 1% बढ़ा है, 17 से 18%। उसके अलावा ये है जनरली, ठीक है, मतलब सारे स्केजुअल्स के लिए। लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए 17 से 25% तक बढ़ा है, 25% है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की अमेंडमेंट्स की गई हैं। एक्साइज ड्यूटी का जो एक्ट है उसके अंदर, फेडरल एक्साइज एक्ट, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिनके अंदर से एक जो है वो सीमेंट है, वो 1.5 रुपीज़ थी, कोविड के अंदर 1.5 की थी पीटीआई गवर्नमेंट ने, जो कि फिर अब वापस 2 रुपये कर दी गई है। कोविड से पहले भी 2 रुपये थी, दोबारा 2 रुपये हो गई है पर केजी ऑन सीमेंट। लाइकवाइज और भी जैसे कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर 10% उनकी टोटल वैल्यू के ऊपर एक्साइज टैक्स लगा है। और शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर इसी तरह ही जो ब्रांडेड वाटर और ड्रिंक्स होते हैं, मुख्तलिफ एरेटेड और इस तरह के, उनके ऊपर 10%। उसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट था सप्लीमेंट्री बिल के अंदर, वो था जो फंक्शंस वगैरह होंगे फ्रॉम नाउ ऑन, शादी के हो जाएं, कोई भी फंक्शन, मतलब जैसे मोस्टली तो यहाँ पे पाकिस्तान में शादी के ही होते हैं, जो भी ये हॉल्स के अंदर, ओपन एरियाज़ के अंदर, और ये सारी जो हैं इनके ऊपर भी अब ये भी टैक्सेबल है, लेकिन वो एडजस्टेबल है टैक्स, लेकिन टैक्स होगा। और 10% एडवांस टैक्स उसके ऊपर है, मतलब जितना भी टोटल आपका उसके ऊपर खर्चा बनेगा, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए बना है या 4 लाख रुपए फॉर एग्जांपल बना है, तो 10% एडवांस टैक्स 40,000 इस तरह होगा। और अब इसके अंदर, इस स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर इन्होंने चाहे वो सेमिनार हो जाए, कोई भी प्रोफेशनल इवेंट हो, कोई शादी, मेहंदी, ये सारे फंक्शन, ये तो सारे हो ही गए हैं कवर, और उसके अलावा कोई वर्कशॉप हो जाए फॉर प्रोफेशनल रीजंस, फॉर प्रोफेशनल पॉलिश एट्सेट्रा, उन सब के ऊपर, उन सब तरह के इवेंट्स के ऊपर अब ये टैक्स लगेगा। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा बॉम्ब आज गिरा है दोबारा आवाम के ऊपर, वो है तकरीबन 22.2 रुपीज़ का पेट्रोल हाइक इंक्रीज़, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज़ करके तो 249.8 रुपीज़ अभी पेट्रोल की प्राइस चल रही थी, लेकिन अब दोबारा उसको बढ़ाया गया है 22 रुपये से, तो अब तकरीबन है 273 रुपीज़ अब है पेट्रोल की प्राइस। और ऑब्वियसली ये सारा कुछ बस इसीलिए बढ़ाया जा रहा है, आखिरकार अब IMF के पास जाने का मूड बन गया गवर्नमेंट का। पहले तो पिछले साल तो इसहाक डार साहब जब आए थे तो तड़ियाँ लगा रहे थे IMF को कि जैसे वो उनके चाचे के पुत्र हैं, कि जी मतलब IMF नहीं आता तो ना आए, मैं मूडी से बात करूँगा कि भाई ये इतनी रेटिंग क्यों गिराई है, बड़ी गलत गिराई है एट्सेट्रा, ये सारी इस तरह की मतलब जुमले बातों में लगे हुए थे।
तो बहरहाल ये सब कुछ तो होना था अगर आईएमएफ के पास जाना था, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एक आईएमएफ की एडिक्शन हमारे मुल्क को लग गई हुई है, और ये अभी से नहीं लगी हुई भी, आगे मैं आपके साथ थोड़े बहुत स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो शेयर करता हूँ कि ये कितनी लंबी कहानी चल रही है हमारे मुल्क के साथ। मतलब काफ़ी देर से ही हम ना लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। हमारा मूड नहीं है आईएमएफ, हमारा दिल नहीं लगता आईएमएफ के बगैर, टू बी ऑनेस्ट। ये हमारे हालात हैं। तो ये मैंने आपके साथ कुछ जो आज सप्लीमेंट्री बजट टेबल किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो मैंने आपसे कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। एक पॉइंट और जो मैं इस बजट के अंदर से शेयर करना चाहूँगा, एक्सेप्ट इन एडिशनल टू वो जो एडवांस टैक्स लगा है शादी ब्याह वगैरह की इस तरह की चीज़ों के ऊपर, उसके अलावा इन्होंने जी एक एक्साइज टैक्स लगाया है फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास एयर टिकट के ऊपर। और इसके लिए इन्होंने रूल एप्लीकेबल जो किया है टैक्स कलेक्शन का, वो 50,000 आई बिलीव, या 50,000 रुपीज़ और 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ एयर टिकट विच एवर इज़ हायर। तो मतलब अगर आपकी एयर टिकट के ऊपर 20% एक्साइज टैक्स 50,000 से ज़्यादा बन रहा है तो वो आप पे करेंगे। अगर वो ज़्यादा नहीं बन रहा, 50,000 की अमाउंट ज़्यादा, तो ये आप पे करोगे। मतलब ये इस तरह की है। उसके अलावा जो खुला दूध, खुला गोश्त, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई डायरेक्टली तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं लगा इस बार, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हर बार, जब भी दो चीज़ें, जब भी ऑयल और बिजली, इन दोनों में से किसी एक की प्राइस भी बढ़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, जितनी भी बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, अब आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी बढ़ जाती हैं। उनकी सारों की वो प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। आप उनको डायरेक्टली, आप बेशक वही बात है कि अपने सप्लीमेंट्री बिल के अंदर या बजट के अंदर अगर आप उसको नहीं भी मेंशन करोगे तो उन्होंने तो बढ़ना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ की एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है। सो ये तो हो गया सप्लीमेंट्री बिल बजट, जो कि आज 15 ऑफ फरवरी को टेबल किया गया। अब ठीक है, ये भी हो गया, दोबारा हमारे ऊपर टैक्सेस लग गए, सारा कुछ हो गया। अब ऑब्वियसली मूड है अब पूरा कि जी अब अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करना है, आईएमएफ के पास जाना है। एक $1 बिलियन भी अब हमें इस टाइम कोई नहीं दे रहा, ये हमारी औकात है इस टाइम दुनिया के अंदर। बांग्लादेश जैसा मुल्क, जो कि मैं समझता हूँ कि हमसे तो वो काफ़ी आगे है इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया है ना। उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं जी ये गवर्नमेंट, इसको भी डिसरप्ट कर दो, उसको भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। वहाँ पे वो वाला सीन तो है कोई नहीं। वहाँ पे तो मतलब एक प्रॉपर अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, हालांकि ठीक है वहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की गवर्नमेंट ही है, लेकिन जो भी है मतलब उसको एक काम करने का टाइम तो मिल रहा है ना प्रॉपर। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि जी पीटीआई ने ये कर दिया तो पीएमएलएन ने ये कर दिया तो पीपीपी ने ये कर दिया। मतलब पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर करूँगा, एक दो आर्टिकल्स का लिंक शेयर करूँगा, और फिर मैं अपने कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिकली। तो इस वजह से पहले कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि हम खड़े कहाँ हैं, कहाँ से चले थे और अब कहाँ तक आए हैं, ठीक है। और जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमने तो अपने आप को इन्हीं से कंपेयर करना है। अब अफ़गानिस्तान से कंपेयर करने लगेंगे तो फिर ठीक है, वो तो फिर मतलब क्या, फिर हमारे नीचे तो वही है फिर। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपके साथ 3-4 चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स तो हाँ, इसका मैं सबसे पहले आपके साथ एक सोर्स शेयर कर देता हूँ इस आर्टिकल का, कि जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। ये एक डॉन, जो हमारा पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक जर्नलिस्ट हैं नदीम हुसैन, उनका एक बड़ा
मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को, स्पेशली यंगस्टर्स को पढ़ना चाहिए ताकि उनको खुद पता हो कि वी वेयर आर वी हेडिंग। ओके, एंड हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने ऑलरेडी कितने झंडे गाड़े हुए हैं IMF के मैदान में, और अब हम कहाँ जा रहे हैं जी। तो इनका जो आर्टिकल है इसका नाम है पाकिस्तान स्टोरी ऑफ डेट। अब इसके अंदर इन्होंने हमारे साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर किए हैं इकोनॉमिक। इनके अंदर सबसे पहला ये है कि जी लास्ट 40 इयर्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 13वीं बार अब जो है ना IMF के पास जा रहा है बेल आउट पैकेज के लिए। फॉर द 13th टाइम नाउ इन 2023 इट इज़ गोइंग टू द IMF सिंस द लास्ट 40 इयर्स। और एक ये हो गया, ठीक है, पहले 12 बार जा चुका है, और अब ये फॉर द 13th टाइम वी आर रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम IMF। और इससे अगर एक बड़ी मैं आपसे स्टेटिस्टिक शेयर करूं तो 1958 से लेकर अभी तक हम लोग तकरीबन 22 टाइम्स IMF के दरवाजे पे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया है ऑन द अदर हैंड, वो इस पूरे टेन्योर में गैस करें कितनी बार गया होगा, ओनली 7 टाइम्स, ओनली 7 टाइम्स, ठीक है। और लास्ट टाइम इंडिया गया था 1991 में IMF के पास, और तब भी जितना भी पैसा IMF ने मुख्तस किया था ना इंडिया के लिए, वो सारा इंडिया ने यूज़ नहीं किया था, और इंडिया वाज क्वाइट सेफ, ठीक है ना। मतलब इंडिया ने अपने आप को सेव कर लिया, इंडिया ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया विदाउट यूजिंग एवरी पेनी ऑफ द सैंक्शनड मनी दैट IMF असाइन टू इट। और एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बेशक इंडिया के अंदर 2000 से पहले अगर देखा जाए तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही चली है, ठीक है, लेकिन जब इकॉनमी के ऊपर बात आई तो उन्होंने फैसला आखिरकार किया 1990s के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर, ओके। और किए बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए, इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए कि उसके बाद उनको IMF के पास नहीं जाना पड़ा अब दोबारा। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ बांग्लादेश, इंडिया कितनी बार गया अभी तक 1958 से लेकर 7 टाइम्स ओनली, लास्ट टाइम 1991। बांग्लादेश ऑन दी अदर हैंड सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम अस 1971 से लेकर अब तक 10 बार गया IMF के पास ओनली, ठीक है। और वो 10 बार भी वो ऐसा गया है कि अब उसको IMF के पास जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। हम लोग लास्ट तकरीबन 40 इयर्स के अंदर 13 बार गए हैं, और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन 10 बार गया है। और अब भी आजकल भी अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो अब जो बांग्लादेश IMF के पास गया है लास्ट टाइम, वो कोई इस वजह से नहीं गया कि उनकी इकॉनमी बड़ी क्राइसिस में है या इस तरह का कोई मसला चल रहा है उनके मुल्क में, नो। वो लोग बेसिकली बस इंश्योर करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि मतलब कि उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी वजह से मतलब उसको भी थोड़ा समझ लो कि बहाल होने में टाइम लग रहा है, और इस वजह से वो अपने आप को ऑन द सेफ साइड रखने के लिए वो IMF के पास गए हैं, और IMF ने उनको हैप्पीली पैसे लैंड भी कर दिए हैं, उनका प्रोग्राम अभी मतलब चल रहा है, ठीक है ना। एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है ना GDP से रिलेटेड 1993 से 2023 तक, ठीक है ना, कितना अरसा बनता है 2003, 2013, 2023, 30 साल का लो, चलो लास्ट 30 इयर्स के अंदर पाकिस्तान के जो ग्रोथ रेट है ना वो 6% से ऊपर सिर्फ 2 साल गया है, ओनली 2 इयर्स। ऑन दी अदर हैंड जो इंडिया है उनकी अगर हम इन्हीं सेम 30 इयर्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ऊपर 20 साल गया है, 20 इयर्स। हमारा कितनी बार गया 2 साल, उनका कितनी बार गया 20 साल, ठीक है ना।
मतलब इसी से पता लग रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हमारे नेबर्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अच्छा ठीक है जी, ये तो शेयर कर दी मैंने, सारी स्टेटिस्टिक्स भी शेयर कर दी आपके साथ, लॉन का आर्टिकल भी शेयर कर दिया, जो लेटेस्ट सप्लीमेंट्री बजट है वो भी मैंने आपके साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आईएमएफ के पास जाओगे तो एम ही तो नहीं जाना, आईएमएफ को पैसे वापस भी तो करने हैं। आईएमएफ को पैसे वापस करने हैं तो आईएमएफ ने कहा कि हाँ भाई बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा और लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे, सारा कुछ बढ़ेगा। तो अभी ये इस बजट के अंदर फेडरल ये जो सप्लीमेंट्री बजट था इसके अंदर अभी बिजली के मुतालिक तो कोई बातचीत नहीं हुई, गैस के मुतालिक, लेकिन ऑब्वियसली बढ़ना तो है ज़रूर, पेट्रोल वगैरह ये सारा कुछ तो इसके अंदर बता दिया गया। प्रॉब्लम इज़ कि वी कीप रिटर्निंग बैक, ठीक है, और क्यों कीप रिटर्निंग बैक, मतलब वापस क्यों जाना पड़ता है बार बार? वापस इसलिए जाना पड़ता है बिकॉज हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, इकोनॉमिक इवन पॉलिटिकल, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, जो किसी भी किस्म के आप पावर प्लांट्स देख लो, प्रोजेक्ट्स देख लो, उसके अंदर आपको कोई रब्त नज़र नहीं आता, कोई आपको कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आता, कोई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्टेप वाइज अप्रोच आपको नज़र नहीं आती। इंडिया ऑन दी अदर हैंड, चाहे वहाँ पे जो मर्जी हो जाए, जो कुछ हो जाए, वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी वहाँ पे कू नहीं हुआ, कभी वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है ना, कोई भी इमरजेंसी, कोई मार्शल लॉ, कभी कोई मतलब कोई भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं हुआ, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, चाहे उन्होंने जैसी मर्जी घटिया परफॉर्मेंस दी हो, जो मर्जी उन्होंने किया हो, उनको उनके 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज वेयर आई एम रेफरिंग टू कि पाकिस्तान का जो मुझे लगता है कि हम लोग जब तक हमारे ये मुकर्ररा 5 साल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पूरी नहीं होंगी ना, जब तक ये हमारी प्रॉपर्ली पूरी होनी नहीं शुरू होंगी, तब तक हम आईएमएफ के पास भी जाते रहेंगे एक एक बिलियन के लिए, एक एक बिलियन के लिए, जो कि कुछ भी नहीं है आजकल। उसके लिए एक मतलब अंदाज़ा करें कि 23-24 करोड़ का मुल्क है और 1 बिलियन का मसला पड़ा हुआ है, 1 बिलियन डॉलर का। हम लोगों के ये जितने भी टूर्स हैं ना आईएमएफ के, ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारे मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, और एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आए और वो अपने 5 साल एट एनी कॉस्ट पूरे करे, ठीक है ना। जब तक गवर्नमेंट्स अपने 5 साल अपने, जब तक गवर्नमेंट्स को ये डर लगा देगा ना कि जी हमें तो पता ही कोई नहीं, कल हमारी गवर्नमेंट गिर जाए, महीने बाद गिर जाए, हफ्ते बाद गिर जाए, जब जब ये चीज़ हो कि जी शाम तक गवर्नमेंट रहनी है नहीं रहनी है, जब तक ये मुसीबतें होंगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपीपी हो, कोई भी हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं समझता था कि नहीं जी ये गवर्नमेंट आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, फिर हम सस्ते जुगाड़ों के चक्कर में रहते हैं, सस्ते जुगाड़ करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है ज़्यादा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में काफ़ी नुकसान होते हैं फिर हमारी इकोनॉमी को। मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, एज अ सिटीज़न हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ऑब्वियसली एवरीवन इज बायस्ड, हर बंदे के कोई ना कोई, किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पसंद है, नो वरीज, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओवरथ्रो की जाए पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटने की बजाय या खुश होने की बजाय, चाहे वो कोई भी साइड हो, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा होता है फिर से मुल्क, ठीक है ना। हमारे जैसे कि मतलब
यानी कि इट्स रियली अ शेम जब आप ये पढ़ते हो ना अपनी हिस्ट्री बुक्स का, मतलब वैसे तो अपनी जो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी तो कोई, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन जो आप अगर अपनी कुछ जो ऑथेंटिक ऑथर्स हैं उनकी जब आप किताबें पढ़ते हो और आपको आइडिया होता है कि यार 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे मुल्क को, लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि अपने 5 साल पूरे कर सकी है. Only the takeaway point from this video for you all, for all of my listeners, is that there is no economic stability without political stability. कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे PMLN की हो, जैसे उनको मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने ओवरथ्रो किया 2018 में, इसी तरह PTI गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया 2022 में, लास्ट ईयर. तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, असल में इनकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ अगर कोई मुल्क जा भी रहा होता है, वो फिर से वो सारी ग्रोथ रुक जाती है और फिर से हम पॉइंट ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं, बल्कि उससे भी वर्ड्स में खड़े हो जाते हैं, पॉइंट ज़ीरो पे भी नहीं हम खड़े होते. तो ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है एज अ नेशन. और ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा हमारे जो हैंडलर्स हैं जो ऊपर बैठे हैं उनको समझने की ज़रूरत है. बाकी अब से आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अब मैंने और भी कुछ वीडियोस का, कुछ प्लेलिस्ट वगैरह का मैंने प्लान किया हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स का प्लान किया हुआ है अपने यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर. तो आई एम वर्किंग ऑन देम. थोड़े से ज़रा लंबे प्रोजेक्ट्स हैं. तो मीनवाइल मेरा प्लान ये होगा कि मैं इकॉनमी के ऊपर अपने हम्बल ओपिनियंस और शेयर करता रहूँ. बाकी आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, ये जो कुछ भी एक फियास्को जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर एट द मोमेंट, इसके बारे में, और व्हाट यू थिंक इज़ द मेन वन फैक्टर which is contributing to the instability in our economy. Thank you very much for your time. बाकी मैं इंशाल्लाह अगली बार, मतलब आई विल ट्राई टू कि मैं इस तरह की इकोनॉमिकल एक बेस्ड ऑन इकोनॉमी डिस्कशंस जो हैं वो आप सबके साथ करता रहूँ, बेस्ड ऑन ऑथेंटिक रिसर्च ऑब्वियसली. तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.